नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी में चैन से सोना चाहते हो तो अभी जग जाओ। साथियों, कोट्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर अच्छे से गुजरे तो अभी आपको हार्ड वर्क करना होगा। अभी आपको अपने सपने को और अपने लक्ष्य पे केंद्रित करके और उसको पूरा करना होगा। चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं पिछले क्लास में आपको यह बोला था, इस बार हम लोग संविधान की विशेषता करेंगे, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। और फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला फीचर्स ये है हमारे संविधान के बारे में कि हमारे संविधान का सबसे पहला विशेषता ये है कि हमारा संविधान कठोर और लचीला का समन्वय है। हमारा संविधान, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की विशेषता में सबसे पहली विशेषता ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिगिड एंड फ्लेक्सिबल है। रिगिड एंड फ्लेक्सिबल, रिगिड मतलब होता है कठोर, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला या उदार। मतलब हमारे संविधान के बारे में यह बोला गया है कि हमारा संविधान कठोर और लचीला है। कठोर और लचीला है का मतलब है कि जहाँ पे हमारे संविधान में कुछ संशोधन करने के लिए, मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए, हमें कुछ सुधार करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ सुधार में हम लोगों को काफ़ी प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे हमारे संविधान में जब संशोधन की बात की गई है तो यह बोली गई है कि जो भी संशोधन होगा वह मेजॉरिटी के साथ होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा वह अमेंडमेंट मेजॉरिटी से होगा। अब हमारे संविधान में 3 तरह की मेजॉरिटी बताई गई, मेजॉरिटी 3 तरह की बताई गई है। मतलब एक वैसा मेजॉरिटी, एक वैसा अमेंडमेंट जिसको करने के लिए 50% + 1 मेंबर की ज़रूरत है। एक वैसा अमेंडमेंट जिस अमेंडमेंट को करने के लिए 50% + 1 मेंबर की ज़रूरत है। दूसरा बताया गया है 2/3 मतलब 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है अमेंडमेंट करने के लिए। 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए 100 सीट है, तो अगर कोई संविधान में संशोधन करना है, संशोधन के लिए वहाँ पे सबसे पहला नंबर अगर लेते हैं 50% + 1, तो वहाँ पे 51 लोगों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर हम सेकंड मेजॉरिटी की बात करते हैं तो 2/3 का मतलब है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब सपोज कीजिए 100 सीट है तो इसका 2/3 हो जाएगा 200/3 = 66 समथिंग। तीसरा चीज बोला गया है कि 50% और +, 50%, तीसरा चीज बोला गया है कि 2/3 सीट्स प्लस हाफ स्टेट्स। जहाँ पे देख रहे हैं कि इस अमेंडमेंट को करने के लिए ये वाला प्रोसेस काफ़ी आसान है, तो हम इसको फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, मतलब लचीला है, आसानी से संशोधन हो गया। सेकेंड वाला थोड़ा टफ है और ये वाला और टफ है। कारण है कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठेगा, जरूरी नहीं है कि जितना भी स्टेट है सभी स्टेट में उसी की पार्टी का वहाँ पे गवर्नमेंट हो, तो ये वाला थोड़ा सा हार्ड है। तो हमारे संविधान में यह बताया गया है कि हमारे संविधान में किसी भी चीज़ का संशोधन करना है तो उसके लिए हमको 3 तरह का मेजॉरिटी चाहिए। जहाँ पे पहला मेजॉरिटी आसान, मतलब 3 तरह का प्रोसेस होगा, 3 तरह का मेजॉरिटी चाहिए। और पहला वाला प्रोसेस में देख रहे हैं कि मेजॉरिटी काफ़ी आसानी से प्राप्त हो जा रहा है, दूसरा वाला टफ है और थर्ड वाला थोड़ा सा और टफ है। तो इस तरह से हमारे संविधान में यह बोला गया है कि कोई भी किसी भी तरह का अगर संशोधन करना है तो हमें उसे पूरा करने के लिए, संशोधन करने के लिए मेजॉरिटी होना अनिवार्य है। तो इसी तरह से हमारे संविधान को रिगिड और फ्लेक्सिबल बताया गया है।
सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान के बारे में यह बोला गया है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान, यानी कि हम बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यह बोला गया है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यह बोला गया है कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान। बड़ा संविधान का मतलब है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था तो बनने के बाद जब पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया था कब 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद था। संविधान जब पूरी तरह से बन करके तैयार हुआ तो इस तरह से हमारे संविधान को काफ़ी बड़ा संविधान बताया गया है कि हम लोग क्या किए हैं कि दूसरे संविधान को पहले अच्छे से स्टडी किए हैं और उसके बाद तब जाकर के अपने संविधान का निर्माण किए हैं। हमारे संविधान के बारे में जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय जो फॉरेनर जो फिलोसफर्स थे उनका मानना था कि हमारा देश 10 से 20 साल तक ज़्यादा नहीं चलेगा। हमारा देश 10 साल या 20 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। कारण है कि हमारा संविधान, हमारे देश में, हमारा देश जो है डाइवर्सिटी वाला कंट्री, यहाँ पे अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के, इन अलग अलग सेक्स के, इन हर एक तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, हर एक तबके के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो लोगों का मानना था कि हमारा देश ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग थे जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर थे, उन्होंने यह प्रूव करके दिखाया कि देखो भाई तुम्हारा बोलना बिल्कुल गलत है। और काफ़ी मेहनत किया गया। सोचिए जब हम लोग जैसे हमारे यहाँ जैसे खुद में हम मतलब बच्चा लोग जैसे खेल के लिए फिर हम लोग सोसाइटी में कोई रूल बनाते हैं तो उस रूल से हम लोगों का यही मकसद होता है कि किसी भी पर्सन को यह फील नहीं हो कि हमको इस रूल से परे रखा गया है, हमको इस रूल से दूर रखा गया। तो ये तो देश की बात हो रहा है। काफ़ी स्टडी करने के बाद काफ़ी अच्छे चीज़ों को निकाल करके दूसरे देश के संविधान को पहले स्टडी किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया और वहाँ से जो अच्छा चीज़ था उसको निकाल करके तब हमारे इस संविधान में इंक्लूड किया गया। तो हमारा संविधान काफ़ी बड़ा संविधान है और साथ ही साथ काफ़ी जो है ऑनरेबल संविधान भी, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन भी। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान के बारे में यह बोला जाता है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। मीन्स ये है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को रिटन बताया गया। अब रिटन का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ का मतलब है लिखित संविधान का यहाँ मतलब है कि हमारे संविधान को बैठ करके मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान सभा जो थी उसके द्वारा इसको लिखा गया। तो हमारे संविधान को लिखित संविधान बताया जाता है। कारण है कि हमारे संविधान को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर असेंबली बनी थी, पर्टिकुलर ग्रुप बना था। उस ग्रुप में काफ़ी सारा डिबेट होता था। पहले सभी संविधान को अच्छे से स्टडी किया जाता था। उसके बाद वहाँ से जो भी अच्छा चीज़ होता था उस पर डिस्कशन होता था, डिबेट चलता था, तब जाकर के उसको संविधान में शामिल किया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाता था। और हमारे संविधान को बनने में अप्रॉक्सीमेटली 3 साल लग गया था। मतलब 2 साल 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगा था। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये 3 साल लगभग पहुँच चुका था। ठीक है, तो हमारे संविधान को यह लिखित संविधान बताया गया। नेक्स्ट है चौथा नंबर जो फीचर्स है वो है कि हमारे संविधान के बारे में यह बोला गया है कि हमारे संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला गया है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है का मतलब है कि चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रेसिडेंट हो, मतलब कोई भी हो, अगर वह किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहा है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जाना है।
कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में काम नहीं करना है। कोई भी वह काम कर रहा है, किसी भी तरह का कोई भी रूल ला रहा है, ठीक है, बिल ला रहा है, एक्ट बना रहा है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए तब जो भी उस रूल को फॉर्मेशन करना है वह कर सकता है। तो यह बताया गया है कि हमारे संविधान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी तरह का कोई भी एक्टर हो, कोई भी रुपया पैसा वाला पर्सन हो, इन सब से मतलब नहीं है, उसको संविधान के अगेंस्ट में नहीं जाना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ संविधान को ही सर्वोच्च पावर का सोर्सेज बताया गया है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में कुछ बिलीफ्स को भी क्या किया गया है, बिलीफ्स को भी जगह दिया गया है। मतलब मान्यताएं जो है, मान्यताएं को भी हमारे संविधान में जगह दिया गया है। मान्यताएं का मतलब है कि हमारे संविधान में जैसे कुछ मान्यताएं, जैसे अब कोई किसी दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला पर्सन है, किसी दूसरे मतलब कोई किसी पर्सन का रिलीजन ईसाई है या फिर सिख है या फिर कोई भी धर्म रिलीजन से वो बिलोंग करता है, तो उसका जो बिलीफ्स है, मतलब जो उसका मानना है अपने धर्म के प्रति, मान सम्मान है, उसको भी वहाँ पे दर्जा दिया गया है कि वह मान सकता है अपने धर्म को, जिस तरह से अपने धर्म के लिए सोच रखना है रख सकता है, जिस तरह से पूजा पाठ करना है, किसी भी तरह से कुछ भी अपने धर्म के प्रति पार्टिकुलर कोई काम करना है वह कर सकता है। बट वह जो भी काम करे उससे किसी दूसरे कम्युनिटीज़ को ठेस नहीं पहुँचे, मतलब दूसरे कम्युनिटीज़ के आस्था को ठेस नहीं पहुँचे। ये चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि ठीक है भाई, हम हिंदू हैं तो हम अपना फेस्टिवल अलग सेलिब्रेट कर सकते हैं, अलग तरह से मना सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमको नहीं करना होगा कि दूसरे किसी कम्युनिटीज़ को उसके लिए ठेस पहुँचे। तो इन भी चीज़ों को हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में एकात्मकता ये झुकाव ज़्यादा है। एकात्मकता का मतलब है कि हमारे यहाँ पावर का झुकाव थोड़ा सा सेंटर की तरफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ। अब ये क्या होता है, तो इसको आगे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें आपको अच्छे से क्लियर तरह से समझ में आएगा। ऐसे बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारे संविधान में एकात्मकता मतलब सेंटर की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा है। जैसे इसका उदाहरण आप इस तरह से ले सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट में हमारे यहाँ सेंटर के द्वारा भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, वो वहाँ पे उपलब्ध रहता है। उसके अलावा जितना भी यूपीएससी के जो भी आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस होते हैं, उन सभी को कहाँ रखा जाता है, तो स्टेट में काम करने के लिए रखा जाता है। वो है सेंटर के, लेकिन उनको स्टेट में रखा जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा एकात्मकता की ओर झुकाव है, ठीक है, मतलब सेंटर की ओर थोड़ा सा झुकाव है। ऐसे बाकी चीज़ों पे जब आपको लिस्ट बताया जाएगा, कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, तो उसमें आपको यह बताया जाएगा कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बांट दिया गया है सबके बीच, स्टेट के बीच अपना सब्जेक्ट बांट दिया गया है, जहाँ पे स्टेट उस पर लॉ का फॉर्मेशन करेगा या स्टेट उन सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। उसमें सेंटर कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसी तरह से सेंटर को कुछ वर्क दे दिया गया है, कुछ कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के काम करेगा। तो ये यहाँ पे एकात्मकता का मतलब यही है कि थोड़ा सा सेंटर की ओर झुकाव है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। और फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि हम लोगों को जीवन जीने के लिए जो हमें मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता है उसी को फंडामेंटल राइट कहा जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट हम लोगों को कुछ दिया गया है। फंडामेंटल राइट इसलिए दिया गया है कि सरकार तानाशाह ना बन जाए, सरकार को मतलब सरकार से पब्लिक को बचाने के लिए कुछ उसको राइट दे दिया गया है, जिस राइट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती है। और ठीक है, और दूसरा चीज़, इस फंडामेंटल राइट के सेफ्टी के लिए आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 में
यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, तो फंडामेंटल राइट को ध्यान देके फंडामेंटल राइट के ऊपर किसका सरकार के द्वारा हनन तो नहीं न किया जा रहा है, मतलब कि इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 के माध्यम से इसको ऑब्जर्व करने की अनुमति दी गई है संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कि आपको राइट दे दिया गया, मतलब कि सिंपल सा चीज़ है कि बैलेंस बनाया गया है, ना सरकार बड़ा हो सकती है ना आप बड़ा हो सकते हैं, वही चीज़ किया गया। फंडामेंटल राइट, अब फंडामेंटल राइट आपको दे दिया कि स्पीच टू राइट टू स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको यह याद दिलाता है कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, तो जरूर ये नहीं कि आप किसी को गाली दे दीजिएगा या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, उसकी आस्था को ठेस पहुँचे, उसकी कम्युनिटीज़ को बुरा लगे। तो इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, कि मतलब आपका अगर अधिकार है तो ये आपका ड्यूटीज़ भी है। जैसे हम लोगों को 15 अगस्त रिपब्लिक डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इन दिनों हम लोगों को फ्लैग होस्टिंग करने की राइट है, तो हम लोगों का यह भी राइट है कि इस तरह से राष्ट्रध्वज को रखें कि राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं हो। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, मतलब कुछ राइट है तो कुछ ड्यूटीज़ हैं, ये हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या होता है, तो ये एक तरह से गाइडलाइन है। किसका गाइडलाइन है, तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। गवर्नमेंट का एक तरह से गाइडलाइन है। ये क्या करता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को यह बताता है कि आपको किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, मतलब कुछ कुछ टॉपिक डाल दिया गया है कि गवर्नमेंट को यह दिशा और निर्देश देती है, ये हिंट्स देती है गवर्नमेंट को कि आपको इन चीज़ों में काम करना चाहिए, वेलफेयर के लिए इन चीज़ों में काम करना चाहिए। तो डीपीएसपी का भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। बाकी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बारी बारी से डीपीएसपी, जब मैं आर्टिकल से स्टार्ट करूंगा आपके बीच, तो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, टोटल चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करते चलूंगा। नेक्स्ट है प्रीएम्बल। सबसे अच्छा और सबसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा चीज हमारे संविधान में ये है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना, प्रीएम्बल की बात की गई है। प्रीएम्बल का प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, जैसे आप बुक कोई नया नया खरीद कर लाते होंगे, तो बुक कोई भी बुक आप खरीद के लाते होंगे और उसका शुरू वाला पेज नहीं फटा हुआ होगा, तो पेज पे आपको 2-3 पेज के बाद आपको प्रस्तावना, इस तरह से देखिए मेरे पास एक बुक है, देखिए इस बुक में यहाँ प्रस्तावना लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना का मतलब है कि इस पेज के माध्यम से, ये प्रस्तावना वाला पेज है, इस पेज के माध्यम से, इस पेज में जो ये वर्ड लिखा गया है, इस लाइन लिखा गया है, इस लाइन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस बुक के अंदर में किन चीज़ की, मतलब किस टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया, किस टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया, किस टॉपिक के बारे में इसमें व्याख्या किया गया, मतलब क्या क्या चीज़ इस बुक में लिखा है, एक पेज में पूरी तरह से उसको व्याख्या करने की कोशिश की गई रहती है। पूरी तरह से इस पेज के माध्यम से ही बता दें कि इसके अंदर आखिर पढ़ना क्या है। जैसे हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं या फिर कोई मूवी हॉटस्टार पर सर्च कीजिएगा तो उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, डिस्क्राइब किया रहता है कि ये मूवी इस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है, इस मूवी क्राइम को शो कर रहा है, इस मूवी जो है एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है। तो वो चीज़ जो है प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब है कि उसके अंदर में किन चीज़ों को बताया गया है वो प्रस्तावना के माध्यम से आपके सामने पेश कर दिया गया। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना, प्रीएम्बल को दिखाया गया, प्रीएम्बल को लिखा गया है। प्रीएम्बल के माध्यम से बताया गया कि संविधान के अंदर किन किन चीज़ों की बात की गई है, और प्रीएम्बल को इसकी संविधान की आत्मा मानी जाती है। आत्मा का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का संविधान से छेड़छाड़ करता है, किसी भी तरह का उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करता है, तो उसको प्रस्तावना के अगेंस्ट में नहीं जाना होगा। मतलब आप संविधान के अंदर उसी चीज़ का अमेंडमेंट कर सकते हैं जो यहाँ पे प्रस्तावना में दिया हुआ। अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, प्रस्तावना में यहाँ पे वो वर्ड नहीं मिल रहा है, मतलब प्रस्तावना से दूर है, उसको यहाँ पे नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए
संविधान के अंदर किसी भी तरह का अमेंडमेंट होता है तो वहाँ पे फिर प्रीएम्बल को भी देखा जाता है कि प्रीएम्बल फिर अलग दिशा में काम तो नहीं ना कर रहा, मतलब प्रीएम्बल किसी अलग दिशा में चीज़ की व्याख्या तो नहीं ना कर रहा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए संविधान का संशोधन काफ़ी कठोर है। और लास्ट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ऐसे अगर आपको हम संविधान का विशेषता बताना स्टार्ट करें तो ख़त्म नहीं होगा, बहुत सारा इसका विशेषता है। इसमें लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात की गई है जो कि जनता को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अलग, मतलब सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था है, स्टेट सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों चीज़ तो है यहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अलग दिशा में काम करेगा, गवर्नमेंट अलग दिशा में काम करेगा। लेकिन फिर बाद में यह भी बोला जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट संविधान के अगेंस्ट में काम कर रही है तो वह रिमाइंड करेगी किसको, सुप्रीम कोर्ट रिमाइंड करेगी किसको, गवर्नमेंट को। तो एकल नागरिकता, अब एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब होता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जब धारा 370 नहीं हटा था, तो आर्टिकल 370 वहाँ से खत्म नहीं किया गया था, तब वहाँ पे एक प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में रहना चाहता है तो उसको दो तरह का ड्यूअल सिटीजनशिप लेना होगा। ड्यूअल सिटीजनशिप लेना होगा किस चीज़ का? तो एक लेना होगा उसको जम्मू एंड कश्मीर का और दूसरा लेना होगा इंडिया का। मतलब अगर वह इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में रहना चाहता है तो वह इंडिया का भी सिटीजन होगा और जम्मू एंड कश्मीर का भी सिटीजन होगा, तब जा करके वहाँ वह रहेगा। लेकिन 370 हटा दिया गया, 35 ये हटा दिया गया, तो अब क्या है, अब कोई भी, जैसे हम बिहार ही में रह रहे हैं, ठीक है, तो बिहार में रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमको बिहार का भी सिटीजनशिप लेना होगा, इंडिया का भी सिटीजनशिप लेना होगा, ये सब कोई मतलब नहीं है। हमको जहाँ भी रहना है, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का सिटीजनशिप होगा मेरे पास, वो है इंडिया का सिटीजनशिप। मतलब हम सिर्फ भारत के ही नागरिक होंगे। हम अपने आप को यह नहीं बोलेंगे कि हम बिहार के मतलब नागरिक हैं, भारत, हम सिर्फ बोलेंगे भारत के नागरिक हैं जो कि बिहार हम राज्य में रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात की गई है और इस तरह से एक छोटा सा प्रयास के द्वारा आपको हम संविधान की व्याख्या, संविधान की विशेषता आपके सामने लेकर के आए। और अगर आपको यह अच्छा लगा हो संविधान की विशेषता तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।